डायरेक्ट प्लान सभी निवेशकों के लिए सही होते हैं? आपके हिसाब से किन लोगों को डायरेक्ट प्लान की ओर देखना चाहिए और किन को रेगुलर प्लान की तरफ देखना चाहिए? क्योंकि सर देखिए, रेगुलर प्लान में भी तो एक चीज़ है कि भाई कोई निवेशक है वो जानना चाह रहा है कि भाई किस तरीके से उसको इन्वेस्टमेंट निवेश करना चाहिए, गाइडेंस चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट प्लान में तो किसी तरह की कोई गाइडेंस होती नहीं है यहाँ पर। आपके हिसाब से क्या नज़रिया होना चाहिए यहाँ पे दोनों के लिहाज से अगर देखा जाए तो? देखिए, सही मायने में इसका बहुत स्ट्रेट रिप्लाई दूंगा मैं उसे। जी। देखिए, आपके पास अगर काबिलियत है कि आप अपने टाइम है, समय है और आपके पास ये सारे समझने की क्षमता है और जी। आप मेहनत कर पाते तो आप डायरेक्ट प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है ये टाइम नहीं है या आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है सही से समझने की, मार्केट के उतार चढ़ाव, आपके पास एक्सपेरिमेंट नहीं है और क्वांटम बड़ा हो गया, पैसा बड़ा हो गया है, तो मेरे सलाह से एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है? ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि अब अधिकतर लोग वो मैंने जो नोटिस किया है, देखिए हमारे पास बहुत से लोग आते हैं जो डायरेक्ट प्लान से कन्वर्ट होकर। तो क्या आइडिया ये है कि आपने जो एग्जांपल दिखाया था 4.5 लाख, प्रॉब्लम क्या है कि वो अब तक जो मैंने देखा है ना, वो पेपर में है। लोग जो डायरेक्टली मैनेज कर रहे हैं ना, वो बिहेवियर को मैनेज नहीं कर पाए। देखिए, मार्केट्स जो है, आप नोटिस करेंगे, स्टॉक मार्केट्स ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मार्केट स्टार्ट हुई थी 100 इंडेक्स से, आज के दिन में 80,000 के आसपास सेंसेक्स, 77 80,000 70,000। तो मार्केट तो ग्रो किया है। निफ्टी ने स्टार्ट किया 100, अब 25,000 20 22 30,000 के आसपास है। मार्केट डिस्ट्रॉय नहीं करता। हमारी जो बिहेवियर उस मार्केट रिएक्शन को है लेकर है, वो डिसाइड करती है हम पैसा बनाते ही नहीं है। तो एक्चुअली जो सही एडवाइजर है, वो मार्केट के नर्व्स को समझता है और आपको इस बिहेवियरल ब्लंडर करने से अवॉइड करता है। तो ठीक। अगर आपके पास अच्छे एडवाइजर है, तो ये 4.5 लाख रुपए का जो आपको सिर्फ नोशनल लॉस दिख रहा है, वो इससे कहीं अधिक रिटर्न आपको सही टाइम में मिड एंड स्मॉल कैप से चेंज करके करवा सकता है। तो आपके ऊपर है, आपका नजरिया है कि आपको इमीडिएटली शॉर्ट टर्म वो लॉस देखना है या लॉन्ग टर्म बड़ा पिक्चर को देखना है। तो अब दोनों को ध्यान में रखना है, करके काम करना है। तो अगर आपका बिग पिक्चर माइंड में है, देखिए कोई भी अच्छा एडवाइजर वो पैसा तो लेगा। जी। जी। तो आप या तो एडवाइस के रूप में दीजिए या तो वो कमीशन के रूप में लेगा। लेकिन अगर आपको दोनों से बचाना, तो फिर आपको अपने आप को एडुकेट करना पड़ेगा, अपने आप को इमोशनली कंट्रोल करना पड़ेगा और जी। अब मार्केट्स की गहराई तक समझना पड़ेगा और जान के तब इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल आप करिए, तब आप अपना लेकिन सर डायरेक्ट। रेगुलर प्लान में कई बार बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी तो हो जाता है सर, वो भी तो देखिए, अखरता है फिर यहाँ पर निवेशक को। वही वही आती है। अब जी। ना, मैं आपको बताऊं, आपके साथ सामने जेएम फ्लेक्सी कैप होगा और पराग पारक फ्लेक्सी कैप होगा। जी। दोनों दोनों फ्लेक्सी कैप है, दोनों अच्छे परफॉर्मिंग फंड है। जी। अब जेएम में एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, पराग पारक में कम है। हाँ जी। तो अब क्या होगा, अब मैं इन्वेस्टर से कहता हूँ वो भी जागरूक हो। तो हम लोग जो फंड रेकमेंड करेंगे, चाहे वो डायरेक्ट में भी हो या रेगुलर में हो, तो ऑटोमेटिकली वो फंड जाएगा जिसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। तो आपको जो लॉस हो रहा है वो कम हो रहा है, लेकिन आपको जो अपसाइड फायदा हो रहा है बहुत हो रहा है। तो आप भी जिस समझदारी से आप फंड सिलेक्शन करने की बात कर रहे हैं, उसी समझदारी से आप एडवाइजर भी सिलेक्ट करिए, तब ठीक आपके है। काम आएगा। ठीक है सर। एक सवाल सर यहाँ पे ये भी बनता है कि हमारे व्यूअर्स को सर ये भी समझाइए, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं जो अपने हिसाब से फैसला लेते हैं, वो शोज़ देखते हैं, समझते हैं, और लेकिन जो आखिरी में होता है वो अपने हिसाब से फैसला लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये अगर निवेशक को रेगुलर से यहाँ पे डायरेक्ट प्लान में स्विच करना हो तो वो कैसे कर सकता है? यहाँ पे वो क्या विकल्प है यहाँ पर? देखिए, कुछ नहीं, रेगुलर से डायरेक्ट स्विच करने का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बहुत सिंपल रूट है, ये एग्जिट रूट को है ही नहीं। आपको सिर्फ आपसे फंड हाउस को लेटर भेजना है कि मुझे अपना इन्वेस्टमेंट जो है रेगुलर से डायरेक्ट में स्विच करना है, कर लीजिए, हो तो सर जाएगा। लेकिन कई ऐसे फंड्स होते हैं जो इस तरह के, आप जिस तरह का ऑप्शन चूज करते हैं तो उसमें नहीं होता, तो कई बार निवेशक जो है रिडीम करना, उसके बाद उनको रिडीम करना पड़ जाता है कई बार पूरा। नहीं 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 नहीं, आपको रिडीम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ, आपको टैक्स इम्प्लीकेशन होगा। हाँ। क्योंकि एनएवी आपका जो होता है रेगुलर का और डायरेक्ट का एनएवी डिफरेंट होता है।
तो एक से रिडीम होगा, दूसरा में इन्वेस्ट होगा, तो ऑटोमेटिकली वो जो कैपिटल गेन्स की जो इम्प्लीकेशन है वो आएंगी आपके पास। बिल्कुल सर, यहाँ पे तो यही चीज़ सर थोड़ा सा और अगर आप क्लैरिटी समझाए कि डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड में टैक्स ट्रीटमेंट कैसे अलग अलग होता है। देखिए, टैक्स ट्रीटमेंट दोनों का सेम होता है, अच्छा। डायरेक्ट रेगुलर, लेकिन सिर्फ फर्क इतना होता है क्योंकि डायरेक्ट में एक्सपेंस कम कटता है तो उसका एनएवी ऊपर चले जाता है। जी। तो आप स्विच अप करेंगे तो आपको हायर एनएवी में स्विच करेंगे, आपको यूनिट्स कम मिलेंगे, जी। और आपने अगर जो भी पिछला गेन बनाया होगा, मान लीजिए 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किया रेगुलर में, हम्म। वो बढ़कर 110 रुपया हो गया। ठीक है। अब 110 रुपये स्विच कर रहे हैं डायरेक्ट में, ठीक तो है। एक स्विच तो आपका 110 रुपया होगा, हम्म। लेकिन क्योंकि आपने 100 से 110 का जो जर्नी कवर किया था, गेन किया था, हाँ जी। और वो से आप टेक्निकली रिडीम कर रहे हैं और फिर हम निवेश कर रहे हैं, तो एक जो 10 रुपया गेन हुआ है, अगर आपको शॉर्ट टर्म पीरियड में है लेस देन 2 ईयर, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और 2 साल के ऊपर तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। टैक्स यहाँ पे समझने वाली बात है, जब आप स्विच करते हैं तो किस तरीके से टैक्स ट्रीटमेंट बदलता हुआ दिख सकता है यहाँ पर। आज सर ठीक है, ये तो आपने हमें क्लैरिटी दे दी है। अगर आपके हिसाब से हम लोग पूछें कि डायरेक्ट प्लान में कोई निवेशक निवेश कर रहा है तो उसको अपने फंड का रिव्यू किस तरीके से करना चाहिए, तो वो उसमें कौन कौन सी बारीकियाँ होनी चाहिए, फिर कौन कौन सी सावधानी होनी चाहिए कि जिसका ध्यान उनको रखना चाहिए। वेरी गुड, 2 क्वेश्चन। देखिए, एक्चुअली क्या है, 2 तरीके से आप पैसे मैनेज कर सकते हैं। एक गोल बेस्ड, कि भाई मेरे की गोल्स इस टाइम में आ रहे हैं, जी। और दूसरा होता है एक एसेट एलोकेशन बोलते हैं, जैसे कि कुछ इक्विटी में है, कुछ डेट में है, कुछ गोल्ड में है, आप एसेट एलोकेशन करते हैं। तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से एसेट एलोकेशन डिफाइन करते हैं। और क्या, सपोज आप एक एग्जांपल उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ कि मैंने डिसाइड किया है कि भाई मेरा इक्विटी एलोकेशन 60% रहेगा, 30% बॉन्ड रहेगा, 10% गोल्ड रहेगा। जी। अब क्या हुआ, इक्विटी मार्केट तेजी से बढ़ गया, मेरा ये 60 रुपए का वैल्यू बढ़ के हो गया है सपोज 70 रुपया, और बॉन्ड का जो 30 था वो बढ़ के हुआ है एक 32 रुपये, और गोल्ड और 3 रुपये बढ़ गया। तो टेक्निकली क्या है, 110 रुपये का पोर्टफोलियो हो गया, लेकिन उसमें अगर 70 रुपया इक्विटी है 110 में, तो वो 60% एलोकेशन से ज़्यादा हो गया। तो आपको कंपलसरी फिर इक्विटी एलोकेशन जो मुझे उसका इक्विटी बेच के बॉन्ड या गोल्ड में डालना पड़ेगा, उससे रीबैलेंसिंग कहते हैं। वो एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग हर आप 6 मंथ कर सकते हैं, 12 मंथ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये एसेट एलोकेशन, लेकिन इसमें क्या है, जब आप करेंगे टैक्स इम्प्लीकेशन रहेगा। ठीक तो है। ये नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर को मैं इसीलिए बैलेंस एडवांटेज फंड की सलाह देता हूँ, ताकि उसमें बैलेंस होता रहे। तो ये एक हो गया। दूसरा क्या होता है, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। आपने मान लीजिए 5 साल गोल के लिए इन्वेस्ट किया है, अब वो जैसे गोल आगे बढ़ता है, अगर आपने अपने इक्विटी में डाला है या हाइब्रिड में डाला है, और जैसे जैसे गोल आगे बढ़ता है, जो रेसिडुअल गोल रहेगा उससे आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से फंड में रहना है। मान लीजिए अब 1 साल का अवधि बच गया है, तो अब क्या करेंगे, इक्विटी से बच के आप डेट में आ जाएंगे।